गुंडे मेरे गुंडे अटैक हुआ आतंकवादियों का। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वापस कहाँ है मेरी बेटा? कहाँ है उसका समाधान? ये इंसान है या जंगली जानवर है, क्या है, कौन ऐसे कर सकता है? मेहमानों का यहाँ पे कत्लेआम किया गया। हम बहुत दुखी हैं। जिससे हम कमाते थे, हमारा परिवार चलता था, वो हम खत्म हुआ। स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। लगातार एनडीटीवी आज दिन भर मुहिम चला रहा है, देश मांगे इंसाफ। पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ। यह हमला देश के आत्मा पर था। बैसरन घाटी जो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया, जहां सैलानी अपने जीवन के अनमोल पल जी रहे थे और अचानक गोलियों की गूंज ने उनकी जिंदगी को जहर बना दिया। वादियों के बीच लोगों की किलकारी चीखों में बदल गई। देखते ही देखते खूबसूरत वादी में खतरनाक सन्नाटा पसर गया। बची थी तो बस चीखें। वहां हुए 26 सैलानियों की मौत से देश में गुस्सा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी से जुड़ी हमारी आज की मुहिम देश मांगे इंसाफ। हमले के बाद से हम लगातार आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आ रहे हैं। हम वहां भी पहुंचे जहां आतंकी ऐसे हमलों को अंजाम देकर पनाह लेते हैं और अपने आगे के खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए अपने आकाओं के आदेश का इंतजार करते हैं। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल अब आपके सामने मैं रखता हूं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। पहलगाम में आतंक के निशाने पर सैलानी 26 टूरिस्ट बने टेरर अटैक का शिकार। सैलानियों की हत्या पर गम और गुस्सा नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आक्रोश ही आक्रोश नजर आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए। आज की एनडीटीवी की मुहिम भी इसी से जुड़ी है। आप सभी लोग 7303338811 इस नंबर पर मैसेज कर अपना नाम, अपना शहर का नाम और कैसे पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए हमसे जरूर साझा करें। वहीं पहलगाम हमले के बाद से एनडीटीवी लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। हम कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से लगातार रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें बड़े खुलासे हैं। सरकार और सुरक्षा बलों का एक्शन है, साथ ही लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा है और कश्मीर की आवाम में इस हमले के बाद से गम के साथ साथ जो गुस्सा नजर आ रहा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीर से मुकेश सेंगर, राजीव रंजन, शिव अरोर, राम शिंदे, तो वहीं दिल्ली से शुभांग ठाकुर, लखनऊ से रणवीर सिंह, पटना से प्रभाकर कुमार और मुंबई से सुजाता द्विवेदी लगातार हम तक तमाम रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे देश में जो है वो गुस्सा है। पूरे देश इस वक्त यही कह रहा है कि इंसाफ होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद से सीमा पर तनाव है। एलओसी पर बीते 3 दिनों से पाकिस्तान की सेना की बिना उकसावे की फायरिंग जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा। अलग अलग 5 सेक्टरों में फायरिंग की गई जिसका भारतीय सेना की ओर से माकूल जवाब दिया गया। सवाल यह है कि लगातार युद्ध विराम उल्लंघन के पीछे आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है। आखिर क्यों पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है।
मैं सीधा आपको श्रीनगर लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम खुलासे जो हैं वो कर रहे हैं पहलगाम में हुई इस आतंकी घटना के बाद से। राजीव, किस तरीके से देखा जाए ये जो बौखलाहट है पाकिस्तान की, जिसके उदाहरण स्वरूप वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसे इस बात का इल्म तो हो ही गया है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर करारा प्रहार होने वाला है, और उसी की ये घबराहट नजर आती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करारा प्रहार होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है। लगातार जिस तरह की भारत जिस तरह की जवाबी कार्रवाई कर रहा है, चाहे सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की बात हो, और पाकिस्तान जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना उकसाए वाले स्मॉल आर्म्स ऑफ फायरिंग कर रहा है, और उसको जिस तरह से भारतीय सेना जो उसको करारा जवाब दे रही है, तो एक पर एक झटका उसे लगातार लगता जा रहा है। और बात करें कि कल रात की बात करें तो रामपुर और तुतमारी सेक्टर है, 2 जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है। लेकिन इससे पहले बात करें तो 2 दिन पिछला और जो 2 दिन बीता है वो लगातार मल्टीपल लोकेशन, यानी जम्मू से लेकर उड़ी तक जो मल्टीपल लोकेशन है एलओसी पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, लगातार उकसाए की वजह से सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। इसके पीछे कहीं नहीं कि वो भारतीय सेना के टोल लेना चाह रहा है कि किस पोस्ट से भारतीय सेना फायरिंग कर रही है, किस तरह का जवाब दे रही है, ताकि जब हालात बिगड़ते हैं तो वो भारतीय सेना की ताकत को आंकना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय सेना जो है दुनिया की 4थी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना है, भारतीय सेना है। और जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने जो है मुकाबला करने की ठानी है, तो उसे हर बार मुंह खानी पड़ी है। चाहे 1947 की बात करें, चाहे 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, करगिल में जिस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठी आए थे वहां भी उसको पीठ से दबा के भागनी पड़ी, तो हर जगह उसे मात खानी पड़ी है। और फिर से एक बार जो है पाकिस्तान जो है मात खाने को तैयार बैठता है, और लगातार जो सेना का पोस्टिंग जो उसी बात को लेकर है कि अगर आप 1 गोली चलाएंगे तो हम आप पर 10 गोली चलाएंगे। जी, लेकिन एक चीज और है मुकेश, जिस तरीके से आप लगातार हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, माफ कीजिएगा राजीव, जिस तरीके से लगातार आप हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के जरिए हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो सीमाएं हैं उन पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ड्रोन से जो है लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, यानी भारत भी पूरी तरीके से तैयार है, और अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो पाकिस्तान को जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न केवल भारतीय सेना तैनात है एलओसी पर बात करें, और अलर्ट है। उसकी पोस्टिंग आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ड्रोन की बात करते हैं, सर्विलांस इक्विपमेंट की बात करते हैं, गश्त की बात करें, तो वो लगातार भारतीय सेना की ओर से बढ़ा दिया गया है, ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सेना नहीं बल्कि नौसेना की बात करें, नौसेना अरब सागर में जिस तरह से मिसाइल को टेस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान को सबक दे रहा है कि समंदर के रास्ते भी अगर आपने कुछ हरकत की, कुछ नापाक मंसूबे रखे, तो उसका जवाब दिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट हो रही है, दूसरे मिसाइल की टेस्ट हो रहा है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत जिसकी ताकत जो है दुनिया लोहा मानती है। और सबसे बड़ी बात आपको भारतीय नौसेना के बारे में बता दें कि 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना का इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। उस दर्द को पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। 4 दिसंबर 1971 को अगर बात करें तो जिस तरह से नौसेना ने फायर किया था, जो कराची जो बंदरगाह जो कहता है वहां का डिपो जो कहता है 16 दिन तक लगातार जलता रहा। तो भारतीय नौसेना की जो ताकत जो है उसको जो जब्त पाकिस्तान को दिया है वो पाकिस्तान को हमेशा सालता रहता है। बिल्कुल, और लगातार तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। अब सवाल यही है कि जो कुछ हुआ उसका बदला भारत कैसे लेगा। तमाम बड़े कदम जो है वो हमने उठाए हैं, लेकिन अभी भी देश यही कह रहा है कि इंसाफ जो है वो होना चाहिए। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबसे आपका परिचय करा दूं, कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं संजीव झा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है झा जी आपका। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा भी जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। स्वागत है चारू आपका। योगेश गुप्ता पूर्व राजनयिक हैं, स्वागत है सर। और मेरे साथ देविका भी जुड़ रही है जो कि 26/11 मुंबई हमलों की पीड़िता हैं। मैं सबसे पहले जो है कर्नल साहब आपसे शुरुआत करूंगा। पूरा देश इस वक्त एक साथ एक सुर में जो है यही कह रहा है
कि इंसाफ होना चाहिए। हमने तमाम जो कदम उठाए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है उसका जो है बदला किस तरीके से लेगा भारत, ये पूरा देश इस वक्त सरकार से पूछ रहा है। देखिए, बदला डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रेटजी के तहत होगा। जो भी आपने अभी तक देखा है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। कुछ डिफरेंट होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा, प्रिसाइज होगा, उसका मीनिंग बहुत हाई लेवल पर स्ट्रेटेजिक होगा, टैक्टिकल नहीं होगा। तो ये किसी भी डोमेन में हो सकता है। डोमेन में बदलाव देखेगा आपको, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में आपने टेक्टिकल लेवल पर लैंड डोमेन, कॉन्टिनेंटल डोमेन को देखा, फिर उसके बाद में बालाकोट में स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक हुई, एयर पार को देखा आपने। तो अभी क्या होगा, एयर पार और मिलिट्री कंबाइंड होगा, अगेन मिलिट्री किसी और रूप में होगा, या नेवी होगा, या तीनों सेनाओं का कुछ जॉइंट ऑपरेशन होगा, कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा। लेकिन ये जरूर मालूम है कि जो भी होगा बहुत प्रिसाइज होगा, बहुत लार्ज स्केल पर होगा, और उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो बहुत गंभीर होगा एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। तो ये बहुत ही डिसाइसिव होगा इस बारी जो होगा। बिल्कुल डिसाइसिव होने की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि अब जो हमला है वो सीधा भारत की आत्मा पर है। निहत्थे 26 पर्यटकों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, पूरा देश जो है वो यही चाह रहा है। और इस देश की भावना को चारू प्रज्ञा आप तो समझती ही होंगी बेहतर तरीके से, आपकी पार्टी इस वक्त सत्ता में है। कई बड़े सवाल भी जो है वो कई जो राजनीतिक दल है वो भी उठा रहे हैं, और संभवतः क्या ये पहली बार है जब सरकार ने अपनी चूक मानी है चारू प्रज्ञा कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को आतंक के अंजाम देने में कामयाब रहे? नमस्ते चंदन जी। देखिए, हमें एक बात को भूलना नहीं चाहिए। जब भी सुरक्षा कर्मी, जब भी सारी की सारी एजेंसीज अपना काम करती हैं, वो कई हजारों बार सक्सेसफुल होती हैं, उस बारे में कभी बात नहीं होती। इस तरीके के टेरर प्लॉट्स जब बस्ट होते हैं उसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चल सकता, आम नागरिक होने के तौर पे पता ही नहीं चल सकता। लेकिन जब कभी एक बार एक छोटी सी चूक हो जाती है उसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि अगर एक बहुत बड़ा पजल का पीस है और उसमें लाखों छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको हमेशा संभाल के रखने का काम हमारे सैनिक करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। तो यहाँ पर इस समय गलती ढूंढते रहना और बार बार उस चीज पर वापस चले जाना, मुझको ये काफी अनफेयर लगता है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ नहीं, 26 लोगों की मौत की अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना चारू जी। आप मौत की अकाउंटेबिलिटी पहले तय करेंगे या मौत का बदला पहले लेंगे? आप मौत की अकाउंटेबिलिटी तय करने के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि इतने समय से जिस तरीके से हमारा देश काम कर रहा है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही है, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स काम कर रही है, सारी पैरामिलिट्री काम कर रही है, आप उनके काम को हल्का दिखा देते हैं चंदन जी। इस तरीके से बात करना, मैं मानती हूँ कि जब जब इंटेलिजेंस काम करती है और कुछ करेक्टली इंटरसेप्ट होता है, आपको पता नहीं चलेगा, आप उसके ऊपर डिबेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि इस समय पर बार बार ये बातें कर कर इन चीजों को कुरेदना बंद करिए। आधी समझदारी का इंसान भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन जब सरकार खुद कह रही है भाई हमारे नागरिक है, हमारा देश है, हमारा बॉर्डर है और हर चीज की जिम्मेदारी हमारी है, तो बार बार इस बात को आप क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं। बिल्कुल, ये कई राजनीतिक दल हैं जो इस बात को उठा रहे हैं। शरद पवार को हमने सुना किस तरीके से वो कहते नजर आए। मेरे साथ इस वक्त संजीव झा जी जुड़े हुए हैं। झा जी, एक ही पेज पर हैं आप लोग इस वक्त? चाहते हैं चंदन जी? जी, पूरी बात मैं अपनी खत्म कर लूं? जी जी मैम, एक सेकंड झा जी, मैम जल्दी से। जी चारू जी। जी जल्दी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है हमारे देश में इस समय, ये आतंकी हमला बहुत ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये किसी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं था, ये टूरिस्ट पर हमला था, ये उन लोगों पर हमला था जो अपने जीवन के बेस्ट पल बिता रहे होंगे, छुट्टी के पल बिता रहे होंगे। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सारी पार्टीज ने एक स्वर में, एक आवाज में ये कहा कि हम सरकार के पीछे खड़े हैं। हाँ, अभी इस समय थोड़े बहुत राजनीतिक अगर बयान आ भी रहे हैं जिसकी वजह से आप डिबेट्स पर तुतु में करवा पा रहे हैं, उससे आगे बढ़ना चाहिए। इस समय देश को एकजुट रहने की जरूरत है। अगर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हर एक नेता
हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ठीक है। एक स्वर में ये बोल सकता है कि हम सरकार के साथ खड़े, तो हमें बोलने में क्या परेशानी है? बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ संजीव झा जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव झा जी, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुआ तो आपकी पार्टी के नेता ने जो है सबूत मांगे थे, इस बार आप लोग एक ही पेज पर हैं सरकार के साथ? नहीं, देखिए, मैं तभी एक पेज पे था और आज भी मुझे लगता है क्योंकि देश बहुत गुस्से में है। जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है कि उसका रिपरकशन बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं थे। प्रधानमंत्री जाकर अपनी चुनाव प्रचार कर रहे थे या किसी इवेंट का उद्घाटन कर रहे थे, तो फिर स्टेटस तो दिखता है ना। सवाल खड़ा कैसे ना हो। एक बात बताइए, कोई पहला अटैक तो नहीं है। अब 2016 में देखिए आर्मी बेस पे अटैक हुआ, अमरनाथ यात्रा 17 में अटैक हुआ, संजमान अटैक 18 में हुआ, लगातार हर साल और गिनाने लोगों के अटैक होते रहे, चूक क्यों हो रही? मुझे छोड़ दीजिए, आप बताइए पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी किसकी थी? किसी को देश को पता चला आखिर इतनी बड़ी चूक हुई? कोई तो जिम्मेदारी लेता ना, कहीं तो चूक हुई थी ना। केवल ये कह देने से कि चूक हुई है, इसका इतना बड़ा देश अंजाम भुगत रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे तो लगता है कि देश को एक फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है, जो इस सब को संज्ञान लेते हुए। क्यों अमित शाह फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है? ये कैसी बात कह रहे हैं आप संजीव झा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे पुलवामा की घटना हुआ हो या उसके बाद आप देखिए पैरामिलिट्री पर 2019 की अटैक हो, घटना के तुरंत बाद संजीव झा जी अमित शाह पहलगाम पहुंचे, वहां वो रहे पूरे एक दिन तक, वो उस एरिया में भी गए बैसरन घाटी में। ये कैसे आप कह रहे हैं फुल टाइम नहीं है? ये बार बार क्यों हो रहा है और बार बार होने के बाद कब तक ये देश भुगतता रहेगा? देखते हैं देश की गृह मंत्री पूरे दिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने में किस घटना में लगे रहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि आगे देश की गृह मंत्री की जिम्मेदारी तो बनती है ना, लेना जिम्मेदारी, क्यों नहीं लिया जिम्मेदारी? तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने आर्मी पे पूरा भरोसा है, हमारे आर्मी पे हम सब प्राउड फील करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की नाकामयाबी का अंजाम देश को ही भुगतना पड़ रहा है और आर्मी को। मैं आता हूं आपके पास, ठीक है, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। चारू प्रज्ञा, मैं आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन दीपक झा कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ जुड़े। दीपक जी, राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि हम जो भी कदम सरकार लेगी उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर खुद गए, वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री से, एलजी से, सबसे मुलाकात की। संभवतः पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जब कांग्रेस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बार खड़ी है। देखिए चंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि देश एक राष्ट्रीय शोक के त्रासदी से गुजर रहा है। हमारे बेगुनाह भाई बहन अगर मारे जाते हैं तो हम तो दुखी होते हैं, और हम सरकार जो भी होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। डेफिनेटली हमारा फर्ज है और हमारा राष्ट्र धर्म भी बनता है। बात यह है, आज हम सरकार से सवाल नहीं करते, चलिए मान लेते हैं। सरकार के साथ हम कहते हैं कि चलिए भैया अब आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, देश को बताइए, देश के उन बेगुनाहों को बताइए जो लोग मारे गए, जिनके परिवार के लोग मारे गए। ठीक है, बात है कि अब जिम्मेदारी आपकी है, सत्ता में आप बैठे हुए। वही नरेंद्र मोदी जी है जो 2014 से पहले भाषण दिया करते थे, कहते थे सेना आपके हाथ में है, रॉ आपके हाथ में है, पूरी देश के तंत्र मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। इनके वीडियो भाषण सारे के सारे इकट्ठे हैं। अब आप बताइए पिछले 11 सालों से ये सारे के सारे सिस्टम आपके हाथ में है, और एक पे एक आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं। अगर विपक्ष और जनता सरकार से सवाल करती है तो कहते हैं आप राजनीति मत करिए। मैं कहता हूं मैं राजनीति नहीं करना चाहता, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता, मेरी पार्टी बिल्कुल राजनीति नहीं करते। हम इस दुख की घड़ी में देश की जनता के साथ है। अब आप बताइए कि जब पीयूष गोयल जी बोलते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता गद्दार है, देशद्रोही है, क्योंकि राष्ट्रभक्त नहीं है, आप जनता के ऊपर थोप देते हैं, आप सेनाओं के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन फिर रॉबर्ट वाड्रा भी तो ऐसा बयान देते हैं ना कि सवाल खड़े होते हैं। दीपक जी, रॉबर्ट वाड्रा का भी तो बयान फिर सामने आ जाता है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। जवाब दीजिएगा आप। मैं योगेश गुप्ता सर मेरे साथ है। 10 सेकंड चंदन, 10 सेकंड दीजिएगा। बताइए चंदन, 10 सेकंड। बोलिए। जब भारत सरकार का मंत्री अगर बयान देता कि 140 करोड़ लोग गैर जिम्मेदार है, राष्ट्रभक्त नहीं है, वो बड़ी बात होगी कि रॉबर्ट वाड्रा का बयान माना जाएगा? बड़ी बात नहीं, आपके लोग बैठे हुए हैं और बयान दे रहे हैं, आप सिर्फ उनका माना जाएगा?
ठीक है, एक सामान्य सा व्यक्ति कोई भी ठीक बयान देके है, चला मैं ठीक है। अब अभी बातें करते हैं आप। इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर तो फिलहाल हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दीपक जी, आपने सवाल उठाए, जवाब तो मैं चारों राजनीति प्रज्ञा कौन से कर रहा है? लूंगा। राजनीति मैं बात योगेश कर रही गुप्ता है। सर आपसे आप जानना देश को चाहता बताना हूं पड़ेगा। जी। ठीक है जिम्मेदारी योगेश लेनी गुप्ता सर, पड़ेगी। अब तक और हमने बताना जो पड़ेगा कि कदम उठाए हैं पहलगाम डिप्लोमेटिक कैसे हो जाता है, उरी तरीके से, के बाद जिसमें कैसे हमने हो जाता तमाम है? राजनयिकों अब को, आप बताइए, G20 देश के जो सदस्य हैं उनको और भी अलग अलग देशों के राजनयिकों को बुलाया, उन्हें बताया कि इस पूरी घटना में आखिर क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान का हाथ किस तरीके से इसमें है, और क्या कदम जो है इंटरनेशनल लेवल पर हम उठा सकते हैं। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी और सारी चीजों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार ऐसा कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान जो है वो मूक दर्शक जब बने रह जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत पर भी तो सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस मुद्दे को जो है, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें उठाएंगे और उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अभी भी टेरर का समर्थन कर रहा है, और वहाँ पर हम सबूत भी उन लोगों को देंगे, टास्क फोर्स के लोगों को, और हम कहेंगे कि भी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है जिसने ये इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का नेगोशिएशन करवाया था, उनको, उनसे भी जो है जब बातचीत होगी तो उनको भी बताया जाएगा कि अब हालात जो है बहुत बदल चुके हैं 1960 से, जब ये वाटर ट्रीटी जो है हमने नेगोशिएट की थी। हालांकि इस वाटर ट्रीटी के हिसाब से अधिकतर पानी जो है पाकिस्तान को में जा रहा था, लेकिन हम फिर भी जो है जनरसली इस बात को सपोर्ट कर रहे थे, मान रहे थे। लेकिन अब जो है हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डेटरेंस हमने बालाकोट के बाद एस्टेब्लिश किया था, वो डेटरेंस जो है पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। ये तो बहुत अब हमें एक दूसरे लेवल पे जाके उस डेटरेंस को, हायर लेवल पर जाकर उस डेटरेंस और जो जिक्र आपने किया FATF का, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रे से अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए, उसका ये परफेक्ट टाइमिंग जो है वो आ चुका है। देविका जी, आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ पा रहा होगा कि जिन 26 लोगों के परिवार वालों की जान गई है, किसी के बेटे की, किसी के पिता की, किसी के भाई की, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे? सर, अभी तक हम 26/11 का हादसे को भुला नहीं पाए हैं। ठीक, ये अभी जो हादसा हुआ है 22 अप्रैल को, इस हादसे को, वो सारी रात जो 26/11 की रात मेरे सामने बीती थी, वो फिर से ताजा हो गई है। वो बेगुनाह लोगों को मारना, ये आतंकवाद का यही काम है। आज जो जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ, वहां पर उन लोगों को नहीं पता था, वो तो एक छुट्टी बनाने के लिए खुशी से गए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी वो खुशी इतनी दुख में बदल जाएगी। वो इतना खराब हादसा है कि सर, आज मुझे अभी भी, मैं इतने दिन से जो न्यूज़ सुन रही हूँ, जो बच्चों का भी मैं वीडियो देख रही हूँ, वो बच्चे इतने डरे हुए हैं। उस रात मुझे वो फिर याद आ जाती है कि 26/11 की रात को भी ठीक ऐसे ही हादसा हुआ था। बस यहाँ धर्म पूछकर मारा गया, वहां तो किसी का धर्म नहीं पूछा गया था। और वो पाकिस्तान का चेहरा जो है वो बार बार बेनकाब होता है। लेकिन वहीं पहलगाम हमले पर NDTV लगातार बड़े खुलासे जो है वो कर रहा है। हम अब तक के 4 बड़े खुलासों पर अब बात कर रहे हैं। पहला खुलासा है जो हमने इस पूरे मॉड्यूल में शामिल आतंकी हैं वो किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, टेरर मॉड्यूल का खुलासा जो है वो हमने किया। इसमें शामिल आतंकियों की पूरी जानकारी आपके सामने NDTV जो है वो लेकर आया। दूसरा खुलासा जो अब तक NDTV ने किया वो था आतंकियों की पनाहगाह गुफाओं का। यहां पर भी हमारी टीम पहुंची और यहां आतंकी कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद छिपते रहे हैं, ये भी हमने पूरी दुनिया को बताया। वहीं तीसरा खुलासा हमने ये किया कि आतंकी आदिल किस प्रकार से इस हमले में शामिल था, कैसे वो पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा था, वहीं सीमा पार से इन पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर आया था और उसने ही इन्हें पनाह दी थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो बात होती है उनमें से एक ही आदिल था। चौथा बड़ा खुलासा जो अब तक NDTV ने किया है वो आतंकियों की उस लिस्ट से जुड़ी है जिसको जारी किया गया है, जिसमें कश्मीर के आतंकियों जिनकी तलाश सुरक्षा बलों की है, वो 14 नाम जो है NDTV आपके सामने लेकर आया, जिनको लगातार जो है वो हम ढूंढ रहे हैं, लगातार हमारी सेना ढूंढ रही है। कर्नल दानवीर, अब जो परिस्थितियां हैं
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे हमले को हुए अब 5 दिन से ज्यादा का समय होने को है, अब तक उन दहशतगर्दों का पता नहीं लग पाया है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या चुनौतियां इस वक्त जो है उन टीम्स के सामने हैं जो अब तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं इन लोगों को? ऑब्वियसली अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये भी पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी मैं बता दूं कि हो सकता है पता भी चला हो लेकिन अभी सार्वजनिक ना किया जा रहा हो, बिकॉज जितना कंफ्यूजन और डिसेप्शन बना रहे, सरप्राइज बना रहे, उतना अच्छा है। क्योंकि नाम जैसा आप कह रहे हैं कि उन आतंकियों का नहीं पता लगा है, अगर आपकी बात सही है तो प्रॉब्ली उसके पीछे एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उनकी शिनाख्त कहाँ के हैं क्या नहीं है वो सब हो गई होगी, लेकिन वो कोलैबोरेट करने के मकसद से शायद इसीलिए वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ठीक, चारू प्रज्ञा, 2 सवाल आए हैं आपके लिए। एक तो पूछा है संजीव झा जी ने कि इतने बड़े हमले एक के बाद एक हो रहे हैं, पुलवामा गिनवाते नजर आए, उरी गिनवाते नजर आए, कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जो है वो एक फुल टाइम होना चाहिए। हालांकि वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस हमले के तुरंत बाद जो है गृह मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी हालात का जायजा लिया, कई महत्वपूर्ण बैठक की, खुद बैसरन घाटी वो गए। इसके अलावा जो दीपक ने सवाल उठाया कि आखिर अकाउंटेबिलिटी क्यों ना तय की जाए इस हमले की, इतने लोग जो हैं निहत्थे निर्दोष इसमें जो मारे गए हैं, उनकी मौत का कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही। आतंकियों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जाए? जी, जिम्मेदार आतंकी हैं, कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद जितने भी लूप होल्स हैं उनको बंद करने का काम, उनको खत्म करने का काम भारत सरकार जोर शोर से दम से करती आ रही है। क्योंकि आतंकवाद को क्या पसंद नहीं है? प्रॉस्पेरिटी। अगर आज कश्मीर घाटी अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और वहां पर बच्चों को हाथ में 500 रुपए लेके पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जब हम रिकॉर्ड फुटफॉल की बात करते हैं कश्मीर में टूरिस्ट का, जब हम ये बोलते हैं कि कभी भी चेक कर लीजिए वहां पर होटल अवेलेबल नहीं मिलता, हर एक पर्यटन स्थल इतना भरा हुआ होता है, उसका मतलब ये है कि घाटी अपने पैरों पे खड़ी हो रही थी और इस वजह से बेचैनी हो रही थी उन लोगों को जिनको अपनी आइडियोलॉजी को कश्मीर में फिर से बोना था। एक तो ये पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर जो जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात कर रहे हैं, भाई बाय दिस लॉजिक, एंड मेरी सरकार ने तो दम के साथ, हिम्मत के साथ ये बोला है कि हम ध्यान रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बोलिए ना दीपक जी, आप में ये बोलने की हिम्मत है कि फिर जो मुंबई में हुआ, जो वो हादसा था, क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? क्या दीपक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार की कमी थी और चूक थी, और क्या आप ये बोलते हैं आपकी सरकार की कमी और चूक एक बार चुप रहे तो बोलूंगा दो बार हुई? क्योंकि उसके बाद चंदन जी चुप रहिए। तो चिट्ठियां लिख दी और हाथ पे हाथ रख के बैठे रह गए आप लोग। आप उसमें सवाल पूछा है आपने चारू जी दीपक जी से, जवाब एक बार सुन लेते हैं। और जवाब उस बात का भी कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया, आपके पार्टी के कई नेताओं को लगता है बोलते हैं, अगर आप पुलवामा बोलते हैं, आप बाला चंदन जी आप इनको चुप करा दीजिए तो मैं बोलूंगा, मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं बताइए सर, वो सुन रही है, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले कहा कि पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, आगे क्या होगा। हम सवालों पे भाजपा से सवाल कर दिए, वर्तमान में तो नहीं, आप इतना तो मान लीजिए ना कि आपकी सरकार की एक बार नहीं, चारों जी चुप हो जाइए। देश का मुद्दा है, हम बहस नहीं कर रहे। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं बहुत शालीनता के साथ देश के सामने बात रखना चाहता हूँ। अगर आप नहीं बोलने देंगे मैं नहीं बोलूंगा। चंदन जी 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 मैं बहस नहीं करना, दूंगी, आप मत ही बोलिए। जिस तरीके की बात बहस नहीं करना। मैम चारू जी जरा सुन लेते हैं ना, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं जी। बताइए दीपक जी, आ रहा हूं संदीप जी आपके पास भी। देश गम में डूबा हुआ है, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं भरोसा दिलाता हूं। मेरी पार्टी ने भरोसा दिलाया, पूरे विपक्ष ने भरोसा दिलाया, हम सरकार के साथ खड़े हैं, इससे बात खत्म हो जाती है। अब सरकार के साथ जब हम खड़े हो जाते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं पहले मुंबई में क्या हुआ, उससे पहले 2000 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ। अरे मैडम, जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तक बड़े अटैक हुए, संसद में अटैक हुआ तो आपकी सरकार थी, 1999 में कारगिल हुआ तो आपकी सरकार थी। मैं ये बात नहीं कहूंगा हमारे हिंदुस्तान पे अटैक होता है, सरकारें किसी की हो, हमारे हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना हो, चाहे दल कोई भी हो, सत्ता में कोई भी बैठा हो। हम जब दुश्मन की बात आती है तो पूरे दल एक हो जाते हैं, सबके दिल मिल जाते हैं। लेकिन भाजपा 2019 में क्यों चली जाती है?
1999 में क्यों चली जाती है, 2008 में क्यों चली जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं ना दीपक जी, वो ये कहते हैं कि पूरी हुआ तो हमने विपक्षियों को घोषणा बंद करे। नहीं दीपक जी सुने तो वो ये कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की। आपके टाइम पे आपने क्या किया था दीपक जी? 26/11 के बाद क्या किया था आपने? ये सवाल पूछते हैं ना वो। काम ये किया था कि 2000 और 2 चिट्ठी लिखी थी। शिवराज पाटिल जी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके उस स्थान का दौरा करके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ना कि नरेंद्र मोदी। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया था आपने? हंसी ठिठोली कर रहे थे पाकिस्तान। ठीक है, संजीव झा जी को लाइए। संजीव झा जी, देख लीजिएगा पाकिस्तान सवाल आपने उठाया, जवाब चारू प्रज्ञा ने दिया कि जब आप बात कर रहे हैं कि आप एक साथ हैं इस मुश्किल की घड़ी में, तो फिर ऐसे सवाल जो है वो क्यों उठाए जाते हैं जिससे सेना का और देशवासियों का मनोबल जो है वो टूटे? देखिए, मैं सेना का मनोबल भाजपा के कहने से नहीं टूटेगा। सेना का मनोबल। एक मिनट दीपक जी, मैं क्लोज करूंगा। एक मिनट संजीव जी, एक मिनट दीपक जी, संजीव जी बोल लेते हैं, बस खत्म करेंगे। जब हम लोग पहलगांव की घटना पर डिबेट कर रहे हैं और उसके आफ्टर रिएक्शन क्या उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मत भूलिए उन तमाम 26 लोगों के परिवार का, उन बच्चों का जो उस घटना के साक्षी हैं, और उनके बयान को, उनके दर्द को मत भूलिए। हम जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो हम सवाल खड़े हमने तो कहा ना, ठीक है, सभी बहुत सवाल है और ये वाजिब सवाल है जिन्हें उठाए जा रहे हैं। मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों पर भारतीय सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है। बीते 3 दिनों में 10 आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया है। इनमें से लश्कर जैश TRF से जुड़े आतंकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग ली, फिर कश्मीर की घाटी में आकर बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रची। जिन 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट के साथ उड़ाया गया, उन्हीं में से एक है शोपिया का अदनान साफी डार, जिसने सितंबर 2024 में लश्कर ए तैयबा के साथ इस घर में हरे रंग का एक बॉक्स मिला, जो विस्फोटक वाला बॉक्स था, जिस पर लिखा था 10 किलो। सुरक्षा एजेंसियों के साथ हमारी टीम वहां पहुंची। यहां का हाल आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो आतंकवादियों के वजूद को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। इस वक्त मैं हूं कश्मीर के शोपियां ज़िले में और यहां पर जो एक घर है ये है आतंकी अदनान साफी डार का। यहाँ सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करने आए थे। तमाम घरों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान आतंकी के घर की तलाशी ली गई। आप देखें कि यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान यहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ और ये पूरा घर ज़मींदोज हो गया है। ये जो अदनान है ये 2024 सितंबर के महीने में ये लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल में शामिल हो गया था और तब से यहाँ से गायब है। तो ये पूरा घर जो है एक ज़ोरदार धमाके के साथ जो है पूरा ज़मींदोज हो गया है। मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो घर है वो ज़मींदोज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लगा हुआ है 10 kg। ये विस्फोटक का बॉक्स है, इसमें 10 kg लिखा हुआ है और हमें जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस कमरे को अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। तो मैं बाहर आ रहा हूँ और ये पूरा जो घर है ये एक तेज़ धमाके के साथ जो है वो ज़मींदोज हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो J&K पुलिस है और जो CRPF आर्मी के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। आसपास के जो तमाम घर हैं उनकी तलाशी हुई और तलाशी के बाद अदनान साफी डार का जो घर है उसको भी सर्च किया गया और सर्च के दौरान अंदर कुछ विस्फोटक थे ये कहा जा रहा है और उसी दौरान तेज़ धमाका हुआ जिससे ये पूरा घर जो है ज़मींदोज हो गया है। ये देखिए सामने छत, दीवारें, ये सारा जो घर है ये अब ज़मीन पर आ गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। अदनान सितंबर 2024 से गायब है। उसने आतंकी संगठन
लश्कर तैयबा ज्वाइन किया था और तब से वो लगातार घाटी में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो लश्कर के मॉड्यूल में रहकर लगातार जो टारगेट किलिंग है वो कर रहा है और जो हिट लिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसमें भी उसका नाम है। तो अभी तक पहलगाम हमले के बाद पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के ठिकानों को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस तरह से विस्फोट से भी उड़ा दिया है और कुछ घरों में जो आईडी रखे हुए थे वो आईडी डिफ्यूज़ करने के दौरान उनमें धमाका हुआ, जिससे कि जो पूरे घर हैं आतंकियों के, जो ठिकाने हैं आतंकियों के, वो पूरे ज़मींदोज़ हो गए। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है। आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो हो रहा है। आतंकियों की हिट लिस्ट बन चुकी है। जो लोकल टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घर ढहाने के साथ जो आतंकी फरार हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से शोपियाँ ज़िले में ये घर है अदनान साफ़ी डार का, जिसको तहस नहस कर दिया गया है और पूरा का पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ज़मींदोज़ हो गया है। तो आसपास तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, कोई बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कोई भी इस आतंकी के बारे में बात नहीं करना चाहता है। सामने J&K पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आना सेफ नहीं था, लेकिन पुलिस बल हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए कि किस तरह से अदनान साफ़ी डार सितंबर 2024 से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और अब जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद इन जो आतंकी हैं, ये जो आतंकी हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उनके घर ढहाए जा रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए भी लगातार जो ऑपरेशंस हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। शोपियां से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के घरों को जमींदोज लगातार किया जा रहा है और आज दिन भर हमारी एक खास मुहिम जारी रहेगी। देश मांगे इंसाफ। हमारा आज का सवाल है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए। 7303388311 इस नंबर पर मैसेज कर अपनी राय जरूर हमसे साझा करें। साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। देश भर से पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है और ये जो डेडलाइन है वो आज खत्म हो रही है। कई राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं जिन्हें वापस जाना या फिर भेजा जाना है। महाराष्ट्र में 5000 पाकिस्तानी हैं, जिसमें से 1000 तो शॉर्ट टर्म वीजा पर हैं, जिन्हें आज तक देश छोड़ने का वक्त दिया गया है। अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है और लगातार केवल महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में रह रहे पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सीधा मुंबई का रुख करते हैं। सुजाता हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता, बड़ी संख्या है मुंबई में पाकिस्तान से आए लोगों की। 1000 तो वो हैं जिनके पास वैलिड शॉर्ट टर्म वीजा है। किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चल रही है सभी को वापस भेजने की? जी देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने, कि हर एक पाकिस्तानी को जिन्हें लौटना है वो लौटेगा और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही है। थोड़े समय पहले ऐसे भी जो बातें हैं वो सामने आ रही थी कि 107 पाकिस्तानी मूल के निवासी जो हैं वो मिसिंग है, यानी आउट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अब कहा है कि वो लोग ऐसी कोई बात नहीं है और जो लोग कोई भी मिसिंग नहीं है और सभी को जो है पाकिस्तान भेजा जाएगा। भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। ऐसे में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है आपको नागपुर में मिलेंगे। नागपुर के बाद थाने इस इलाके में भी लगभग 1100 के आसपास पाकिस्तानी लोग रहते हैं। उसके अलावा जलगांव और थाने जैसे इलाकों में भी जो है भारी तादाद में आपको पाकिस्तानी रहते हुए मिलेंगे। तो ऐसे में पूरे राज्य में फैले हुए इन पाकिस्तानियों को अब एकाएक इन पर जो गाज गिरी है कि इन्हें अपने
देश वापस लौटा है, जिसके चलते कुछ में बौखलाहट है, कुछ में जो है कोशिश ये की जा रही है कि कैसे वो महाराष्ट्र सरकार से मांग करें और वो प्लीड कर यहाँ पर रह सके। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है देवेंद्र फडणवीस का कि जिस प्रकार केंद्र के आदेश आए हैं उसके बाद किसी को भी यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और खासतौर पर उन शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स को। इसके अलावा जो मेडिकल वीजाज पर आए हैं उनके लिए 2 दिन का एक्सटेंशन किया गया है, 29 तक जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन 29 के बाद भी उन्हें देश छोड़ना होगा। लॉन्ग टर्म वीजाज पर फिलहाल जो संख्या है वो 4000 के आसपास बताई जा रही है, तो वो लोग सुरक्षित है, लेकिन जो 1000 लोग जो अवैध हो जाते हैं उन्हें अब यहाँ से जाना होगा। तो जिनमें लेकर उनमें थोड़ा सा दुख है कि वो भारत में सुरक्षित फील कर रहे थे, वो पाकिस्तान जाएंगे तो वहां पर उन्हें अब फिर से वही जुल्म का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों में अलग अलग प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं वो देखने मिल रहा है। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि एक और जहां पाकिस्तानी मूल के निवासी वापस जाने से परहेज कर रहे हैं, बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं कितना भी परहेज कर ले लेकिन वापस पाकिस्तान इन तमाम लोगों को जाना ही होगा। शुक्रिया सुजाता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। देश मांगे इंसाफ, एनडीटीवी की ये मुहिम लगातार जारी है। अब दोपहर 3:27 पर आप हमारे साथ जुड़िए। आज का हमारा सवाल है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए? हमें 7303388311 इस नंबर पर मैसेज कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। लगातार एनडीटीवी इस मुहिम को चला रहा है, देश मांगे इंसाफ।